मित्रों नमस्कार। आज मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ विशेष रूप से मेरे एक मित्र हैं, ज्योतिषी हैं, अनुपम शुक्ला जी हैं। आज उन्होंने एक विशेष आग्रह किया है क्योंकि उनके यूट्यूब चैनल पर भी लोगों ने पूर्व जन्म और ये जन्म इससे संबंधित बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ के ऊपर जानकारी जानना चाहते हैं। मेरे चैनल पर से भी बहुत सारे लोगों ने यही क्वेश्चन किए हैं काफ़ी दिनों से कि इस पर कोई एक वीडियो बनाएं। और ये वीडियो विशेष रूप से जो ज्योतिष की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं उनके लिए बड़ा उपयोगी है, सिद्ध होने वाला है। इसमें मैं पहले तो अनुपम जी आपका धन्यवाद, आपने एक प्रश्न उठाया और लोगों तक ये जानकारी मुझे दिखता है एक शास्त्र सम्मत अच्छे से पहुंच पाएगी। मित्रों, ये एक विषय ऐसा है कि भाग्य, कर्म, पूर्व जन्म ये सब इसमें काम आता है। और ये तो प्रूफ है कि जन्म जन्मांतर तो होते हैं। और आज भी यदि कोई व्यक्ति बड़ा व्यक्ति बना है तो एक जन्म में कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बनता। और कई लोग ऐसे हैं जो बड़े घर में जन्म लेते हैं और इसके बाद भी जीरो हो जाते हैं, और कई ऐसे हैं जो शून्य घर में, छोटे से घर में जन्म लेते हैं और हीरो हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भाग्य का इसमें खेल होता है। कर्म की भी एक अपनी विशेषता होती है। कर्म और भाग्य का तालमेल होने पर ये सारी स्थितियाँ बहुत क्लियर होती हैं और उससे व्यक्ति की तरक्की भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए कर्म का, भाग्य का, पूर्व जन्म का, इनका बड़ा गहरा संबंध होता है। और उसमें यदि हम ज्योतिष की दृष्टि से कुंडलियों का अध्ययन करें तो बड़ा क्लियर हो जाता है कि कर्म भी काम करता है, भाग्य भी काम करता है और उसको पढ़ा भी जा सकता है। जैसा जन्म कुंडलियों में हम 3 भावों का विशेष रूप से इस बात के लिए अध्ययन करते हैं। पहला है लग्न स्थान, दूसरा है पंचम स्थान और तीसरा है भाग्य स्थान। वैसे तो इसमें पंचम भाव और नवम भाव इन 2 की बड़ी भूमिका होती है भाग्य को जांचने में। पूर्व जन्म के कर्म, प्रारब्ध का ये सामान्यतः तो इसको पंचम भाव से देखा जाता है, लेकिन भाग्य आपके साथ चल रहा है, कहीं भी कुछ भी करते हैं आसानी से सफलता मिल जाती है, कम मेहनत करते हैं पूर्ण सफलता मिल जाती है, विजय जी की लगातार प्राप्ति होती रहती है, सहयोग नहीं मांगने पर भी लोगों का सहयोग मिल जाता है, पैसे की कमी नहीं आती है, परिस्थितियाँ फेवर में ही बनी रहती हैं। इसका संबंध नवम भाव से होता है। नवम भाव का गहराई से अध्ययन करेंगे तो नवम भाव के जो व्यक्ति होते हैं सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों को ऊपर से भेजा ही जाता है कुछ परिवर्तन करने के लिए, और इसलिए भाग्य कहलाता है। क्या उसके भाग्य बहुत अच्छा है, उसके काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, लगातार उसकी तरक्की हो रही है। तो ये जो है ये मिलता है भाग्य से, जो आप पहले कर्म करके आते हैं और उसके बाद ऊपर वाला आपको पर्टिकुलर काम के लिए भेजता है और उस काम को करके आप वापस विदा हो जाते हैं। तो जिस व्यक्ति का भाग्य जागृत होता है, पहली बात तो वो व्यक्ति नियम के विरुद्ध बहुत कम काम करता है, मेहनती भी होता है और उसके कर्म भी साथ होते हैं। क्योंकि भाग्य में लिखा हो वो कर्म ना हो तो भी व्यक्ति का दोष बनता है और जिस काम के लिए वो आया उतने काम करने में वो असफल हो जाता है और फिर उसको वापस जन्म लेना पड़ता है। पंचम भाव का संबंध होता है एकत्रित जो हमारे कर्म बंधन है, जो हमारा प्रारब्ध है, वो हम भोगने के लिए आए। एक नवम भाव ये दर्शा रहा है कि हम करने के लिए आए, पंचम भाव दर्शा रहा है हम भोगने के लिए आए। ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है इसमें। कभी अगले वीडियो बनाऊंगा तो इनकी मैं गूढ़ रहस्यों की आपसे चर्चा करूंगा, कौन सा नक्षत्र होता है, कौन सी राशि होती है, कितने अंश होते हैं जिस पर कि ये ऐसी स्थिति बनती है। और इनका पंचम भाव, नवम भाव दोनों का संबंध होता है लग्न स्थान से। अब लग्न ये प्रूफ करता है कि आप कर्म करके अपने भाग्य को जागृत करेंगे या आलस करके अपने भाग्य को नष्ट करेंगे, और या कर्म नहीं करते हुए आप प्रारब्ध को भोगेंगे। तो इन तीनों में कॉम्बिनेशन बड़ा गहरा है और तीनों के बिना हम इस बात को नहीं कह सकते कि व्यक्ति के भाग्य की क्या स्थिति है। कर्मफल भोगेगा यह कर्मफल उसको अच्छा मिलता रहेगा और यह अपने भाग्य को खुद वो बनाएगा।
वैसे इसमें दो छोटे से उदाहरण ले लेते हैं, उसको आप कोई अन्यथा ना लें। उदाहरण तो मेरे पास बहुत सारे और भी थे, दे सकता था, लेकिन अभी गर्म मुद्दे लोगों के पास कुंडलियाँ बहुत आ रही हैं। एक है नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, एक राहुल गांधी जी की कुंडली। एक नरेंद्र मोदी जी का आपने जीवन पढ़ा हुआ है कि बचपन से संघर्ष से उनकी मदर क्या करती थी, कहाँ पहुँचे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आज किस स्थिति में हैं। वहीं राहुल गांधी जी का भी आपने देखा, एक बड़े परिवार में हैं, उनकी मदर क्या करती थी, फादर क्या थे, ये आपको सारी जानकारी वहाँ पे है और आज वो किस स्थिति में है। तो ये दोनों का एक संबंध देखा। तो यहाँ दोनों की कुंडली के संबंध को देखते हैं और सामान्य समय को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं, भाग्य लिखा कर आए हैं। प्रधानमंत्रियों के परिवार में उनका जन्म हुआ है। मदर भी उनकी 19 साल तक अध्यक्ष रही हैं, तो कोई पोजीशन उनकी भी कम नहीं है। आर्थिक संपन्नता तो अकूत संपदाओं के स्वामी है। कुछ दिन पहले तो ये भी आया था भारत की चौथे नंबर की वो महिला है, विश्व की चौथे नंबर की महिला है धनाढ़ महिलाओं में। तो नाना प्रकार की बातें चलती हैं। तो वो भी आपने देखा कि एक व्यक्ति इतने संपन्न परिवार में हुआ और एक के बारे में ये आता है वो चाय बेच के शुरुआत हुई। तो ये दो कुंडली आपके सामने है। यदि हम पहले देखते हैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, हम चर्चा करते हैं लग्न स्थान की, पंचम भाव के भाग्य स्थान की। तो लग्न में यदि मोदी जी का देखा जाए तो उनका वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न के स्वामी मंगल हैं जो लग्न में ही विराजमान है। पहला पंचम भाव है, पंचम भाव में उनके मीन राशि है और मीन राशि के जो स्वामी हैं गुरु हैं वो चतुर्थ स्थान पर है। फिर एक स्थिति बनती है भाग्य स्थान। भाग्य स्थान के जो उनके स्वामी हैं ये चंद्रमा है और चंद्रमा लग्न के साथ में है। अब आप यहाँ ये स्थिति देखना कि एक व्यक्ति जन्म लेता है, प्रारब्ध में उसको क्या मिला कि जो प्रारब्ध का स्वामी है वो एक घर पहले है और अपने शत्रु राशि में विराजमान है। तो उसको जब उसका जन्म हुआ तब उसके पास बहुत अच्छी सुविधाएं, संपन्नताएं ये नहीं थी और व्यक्ति का जीवन की शुरुआत इस तरह से हुई। अब दूसरा आता है यहाँ पर भाग्य का संबंध। तो भाग्य का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। चंद्रमा कहाँ विराजमान है? लग्न स्थान पर, जो व्यक्ति के एक दृढ़ निश्चय का स्थान होता है, स्थिरता का स्थान होता है। लग्न से व्यक्ति का बहुत कुछ प्रारब्ध भी मालूम पड़ता है, भविष्य भी मालूम पड़ता है, कर्म की शैली भी मालूम पड़ती है और वो कैसे कैसे स्थिति में रहेगा, कैसे स्वास्थ्य रहेगा, सब मालूम पड़ता है। तो यहाँ पर लग्न स्थान पर चंद्रमा के साथ में है। तो मंगल और चंद्रमा का जो योग है, यह योग है कि व्यक्ति के खुद की मेहनत का स्वामी है मंगल। मंगल बड़ा पराक्रमी है, मेहनती है, फौजी है, सैनिक की तरह कार्य करता है और व्यक्ति लगा रहता है। तो आपने उनके जीवन में देखा होगा कि संघ के साथ जुड़े, झाड़ू लगाती उनकी आपने फ़ोटो देखी होगी। इवन आडवाणी जी जब रथ यात्रा कर रहे थे तो माइक पकड़ते हुए आपने फ़ोटो देखी होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपने उनकी देखी होंगी कि व्यक्ति जड़ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो कर्म करता करता यहाँ आया। अब इसमें बात ये जुड़ी कि कर्म तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन भाग्य का जहाँ साथ जुड़ जाए, तो भाग्य का स्वामी चंद्रमा मंगल के साथ लग्न में बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति कर्म तक करता चला गया, उसको फल उसका प्राप्त होता चला गया और आज वो इस स्थिति में आ गए कि अपने आप को उसने, चूंकि लग्न स्थान पर कर्म और भाग्य जुड़े हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से अपने भाग्य को लिखकर प्रथम स्थान पर पहुंचता है। प्रथम स्थान लग्न स्थान है। वो व्यक्ति मेहनत करता है, वो यहाँ पर आए। बाकी के फिर उनकी डिटेलिंग आप उनकी कुंडली से देखें, नहीं तो जब भी कभी मौका मिलेगा तो ज्योतिषी दृष्टि से उनकी कुंडली का एक बार अध्ययन में जरूर करूँगा। अब हम दूसरी कुंडली देखते हैं। तो दूसरी कुंडली में मकर लग्न है राहुल गांधी जी का। पंचम भाव का स्वामी है शुक्र और भाग्य स्थान का स्वामी है बुध। जो लग्न के स्वामी हैं ये शनि हैं और शनि हैं चतुर्थ भाव में। दूसरा पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो स्वामी हैं शुक्र, ये शुक्र हैं इनके सप्तम भाव में। तीसरे भाग्य स्थान के जो स्वामी बुध हैं इनके पंचम भाव में। तो अब यहाँ पर ये स्थिति बनती है, इनके भाग्य को यदि हम देखें तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य प्रारब्ध, भाग्य जब पंचम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति का जन्म बड़े घर में होता है, तो इनका जन्म बड़े घर में हुआ।
अब बड़े घर का जो स्वामी है शुक्र, वो जाता है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जब शुक्र विराजमान है तो सप्तम भाव में कर्क राशि सप्तम भाव में है, और सप्तमेश जो बैठे हुए इनके एकादश भाव में है। लग्नेश की स्थिति है चतुर्थ स्थान पर, भाग्येश की स्थिति पंचम स्थान पर, पंचमेश है सप्तम स्थान पर। तो यहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है। यह स्थिति ये बनती है कि ये बड़ी चांदी की चम्मच लेके इनका जन्म हुआ है, बड़े घर में ये पैदा हुए हैं। और कर्म की यदि हम बात करें तो लग्न का जो स्वामी शनि है वो भी नीच राशि का चौथे स्थान पर है। मतलब जिसको कहना चाहिए ना कि हम किसी को पुश करते करते हम उसको आगे बढ़ाएं, या कोई पीछे लगा रहे तब ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ें, तो यहाँ ये स्थिति बनी। कई बार ऐसा भी रहा कि जो सुब्रमण्यम स्वामी जी तो बोलते ही हैं कि उसकी माँ ने उसको रोक रखा, नहीं तो विदेश जाने की तैयारी में थे। तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक कर्म के कारण माना जाए। एजुकेशन इनकी पंचम भाव से एजुकेशन भी देखी जाती है। एजुकेशन का स्वामी भी शुक्र बहुत ठीक नहीं है, तो पढ़ाई का लेवल भी बहुत अच्छा नहीं है। सिर्फ एक लेवल रहा कि बड़े संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ है। और भाग्य साथ कैसे देता है कि भाग्य का जो स्वामी बुध है वो पंचम भाव में है। तो प्रारब्ध में इनके लिए कुछ ऐसे योग थे कि इन्हें एक बड़े पद पर आकर बैठना था, तो ये पकड़कर बड़े पद पर बिठा दिए गए हैं। तो ये बड़े पद पर बिठाए गए हैं, अर्थात इनके कर्म नहीं है कि ये वहाँ पहुँचेंगे। एक व्यक्ति आता है जो खुद के कर्म से प्रधानमंत्री बनता है, और एक व्यक्ति आता है जिसको बनाया जाता है, नहीं चाह रहा है फिर भी पकड़ के बिठा दिया, नहीं बैठोगे, यही काम तुम्हें करना है। तो ये दो बड़े विचित्र संबंध हैं। एक को बिठाया गया है और एक बैठा है। एक बिठाने के बाद फिर अब संघर्ष कर रहा है। तो जब बिठाए का स्वामी क्या है? शुक्र है, जो सप्तम भाव में विराजमान है। तो यहाँ जो स्थिति इनकी बन रही है और इस पे चंद्रमा की दृष्टि है, तो यहाँ जो स्थिति बन रही है वो स्थिति ये बन रही है कि ये दूसरे के द्वारा संचालित होते रहेंगे, खुद इसमें बहुत अधिक ज्ञान नहीं लगा पाएंगे। कोई इनको बता देगा ऐसा बोलना है तो ऐसा बोल जाएंगे, यात्राएं करनी यात्राएं कर जाएंगे, विरोध करना है विरोध कर जाएंगे। और जैसे बोलते हैं, एक होता है सेल्फ स्टार्ट, एक होता है धक्का पलट। तो ये यहाँ मोदी जी आते हैं सेल्फ स्टार्ट और ये आते हैं धक्का पलट, धक्का देने में आगे बढ़ने वाला। तो ये जो दो भाग्य की कुंडलियों को जो मैंने एक आपसे विश्लेषण किया, इसमें स्थिति यहाँ ये बनती है। अब आम व्यक्ति की कुंडलियाँ, जैसे आप कई बार लोगों की आप कुंडलियों को देखते होंगे, उस कुंडली के अध्ययन में ये बड़ा क्लियर होता है कि भाग्य स्थान का स्वामी सबसे पहले व्यक्ति को देखना चाहिए। लोग बोलते हैं लग्न पहले देखना चाहिए, नहीं, लग्न से पहले भाग्य देखना चाहिए। कारण ये कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो छठी रात को उसका भाग्य लिखा जाता है। तो प्रथम होता है भाग्य, फिर 10वें दिन सूर्य पूजा होती है तब उसका स्वास्थ्य लिखा जाता है, और फिर जब उसका अन्नप्राशन मुहूर्त होता है, जब उसका पंचम भाव जागृत होता है। ये तीन स्थान ऐसे इनके विशेष होते हैं कि अलग अलग समय में जागृत होते हैं। तो प्रथम यदि हम देखेंगे भाग्य स्थान, तो भाग्येश की स्थिति जब हम देखते हैं उस स्थिति का लग्न से संबंध देखें, उस स्थिति का पंचम से संबंध देखें, और उन सब का मिलाकर चंद्रमा से संबंध देखें। जब भाग्येश का इन सब से संबंध बन जाता है, दृष्टि संबंध हो, साथ साथ बैठे हों, कोई ना कोई योग बनता हो, तो ऐसा व्यक्ति गारंटेड कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी साथ होता है, कर्म भी साथ होता है, प्रारब्ध भी उसके साथ में होता है, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो किसी पर्टिकुलर काम के लिए आता है और वो काम करके वो विदा हो जाता है। और उसके काम में कितने भी हर्डल्स आ जाएं, लेकिन उसको विजय श्री की हमेशा प्राप्ति होती है। वो अजय योद्धा होता है, बहुत कम हारता है, हारता भी है तो उसके कोई ना कोई कुछ कारण होते हैं, और हार कर फिर वापस खड़ा हो जाता है। तो ये जो योग होते हैं ये भाग्य जनित योग होते हैं। और प्रारब्ध की स्थिति देखें, हम प्रारब्ध में आप क्या लेकर आए हैं, तो दूसरे स्थान पर जब हम देखेंगे तो हम फिर उसके स्वास्थ्य को देखेंगे, उसके कर्मों को देखेंगे। तो लग्न के स्वामी का कर्म से बड़ा गहरा संबंध होता है। लग्नेश जहाँ भी होता है उससे संबंधित उसके स्वास्थ्य का असर पड़ता है, उससे संबंधित उसके पराक्रम का असर पड़ता है, उससे संबंधित व्यक्ति की कार्यशैली का असर पड़ता है, और उससे संबंधित व्यक्ति की जिज्ञासाओं का,
कर्म का, मेहनत का, इसका अंतर पड़ता है, क्योंकि वो दृढ़ता का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है, भविष्य में सोचने का प्रतीक है, कार्य करने के तरीके को सोचने का प्रतीक है। तो लग्न का यहाँ इन सब चीज़ों से बड़ा गहरा संबंध होता है। तो दूसरा फिर हम जब लग्नेश देखेंगे तो उसकी हेल्थ वगैरह के बारे में सब जानकारी मिल जाएगी। पराक्रमी है, कार्य करने वाला है, दूसरे का के भरोसे रहने वाला है, सब उससे लग्नेश से मालूम पड़ जाता है। अब फिर तीसरा आता है कि उसका प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध वाले पंचम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव को देखता है, पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में होता है, पंचम भाव का स्वामी भाग्य स्थान पर होता है और इनका लग्न और न भाग्य से कहीं संबंध होता है, तो ऐसे व्यक्ति का प्रारब्ध बहुत अच्छा होता है। और प्रारब्ध अच्छा होकर लाभ कमाएगा या न कमाएगा ये कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए पंचम भाव का जो विशेष संबंध होता है, प्रारब्ध तो आपका बहुत अच्छा है, कर्म आपके नहीं है तो आप डूब जाओगे। प्रारब्ध अच्छा है तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, फेवरेबल कंडीशंस आपके पक्ष में बन जाएंगी, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा, तब उस कंडीशन को आप फ़ायदा उठा पाओगे, नहीं तो उसको लेके पैदा होके सुख भोग के आप चले जाओगे। तो प्रारब्ध को भोगा जा सकता है शांत रहकर भी, आलसी रहकर भी, कुछ नहीं करोगे तो भी आप भोग लोगे और अच्छी ज़िंदगी जियोगे आप। लेकिन यहाँ जब लग्न से इसका संबंध बनता है तो प्रारब्ध की चीज़ें भोगता भी है और बढ़ा के भी जाता है। यदि प्रारब्ध के अनुसार आपको लाभ मिला, आपने उस लाभ को भोगा और आपने कुछ नया नहीं किया, तो आपका जो अकाउंट आत्मा को दिया गया उस अकाउंट में से ये पैसे कट जाते हैं। जैसे कई अधिकारी होते हैं और व्यापारी होते हैं और नेता होते हैं, इन तीन में मैं विशेष अंतर बताता हूँ। नेता का जो पैसा होता है वो इधर उधर से जैसे ही पैसा आया तो एक चुनाव में 2-5 करोड़ सुहा उसके हो जाते हैं, तो आए हुए धन का वो कहीं ना कहीं फिर 2-3 चुनाव लड़ लिए, पैसे ख़त्म, तो आखिरी में नेता खल्लास हो जाता है। मरते टाइम तक देखोगे आप बड़े बड़े मंत्री मंत्रियों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहती है। दूसरा बात करते हैं व्यापारी की। व्यापारी व्यापार करता है, मेहनत करता है, बहुत कमाता है, पैसे उसके जुड़ते चले जाते हैं उसके खाते में, वो मेहनत करते आएगा, आगे बड़ा उद्योगपति बन जाएगा, फिर बड़ा बन जाएगा जन्म जन्मांतर में। जैसे आज अंबानी बंधु हैं, अडानी बंधु हैं, तो ये लोग आज के उद्योगपति नहीं है, ये पूर्व जन्म के ही इनके प्रारब्ध भी हैं, इनके कर्म भी हैं और इनके भाग्य भी हैं। इनकी कुंडली का भी आप अध्ययन करेंगे दोनों की, अंबानी अडानी की, तो इनका प्रारब्ध, भाग्य और कर्म तीनों से गहरा संबंध है और इसलिए तीनों तरक्की कर रहे हैं। आपने स्थिति इनकी देखी होगी कि आज इतने बड़े लोग उसको गिराने के लिए अडानी को आ गए, कुछ नहीं कर पाए, कारण उसका भाग्य भी साथ में, कर्म भी साथ में, प्रारब्ध भी साथ में। मुकेश अंबानी पिता जीरो से शुरू हुए, आज वहाँ पहुँच गए बहुत अच्छी स्थिति में। तो व्यापारी का जो धन होता है वो बेईमानी से भी कमाया होगा तो भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उस धन को मल्टीपल करके जनता को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराता है। पैसे लेता है एक अलग बात है, लेकिन उनको सुविधाएं भी दे रहा है, तो उसका दिमाग जनता को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने की तरफ ही लगा होता है। 2 से 4 रुपये कमा लेगा, 4 से फिर नई चीज़ ले आएगा, 4 से 8 कमाएगा, 8 से फिर नई चीज़ ले आएगा। और वहीं आपने बड़े बड़े अधिकारी देखे होंगे जिनके पास डंप पड़ा होता है पैसा। लक्ष्मी जब डंप होती है तो फिर बड़े अधिकारियों के बच्चे बहुत तेज़ी से बिगड़ते हैं, पैसा बहुत तेज़ी से उनका जाता है, बीमारी गंभीर हो जाती हैं, बीमा खत्म हुआ और एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसी स्थितियाँ अधिकारी के साथ बहुत होती हैं। किसी व्यक्ति को पैसा उधार दिया, व्यक्ति मर गया, व्यक्ति डूब गया, तो ये स्थिति वहाँ बनती है। तो इन 3 तरीके के जो पैसे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर व्यक्ति बीमार होता, हर व्यक्ति बेईमान होता, हर व्यक्ति होता है, ये मैं कमाने वालों की बात कर रहा हूँ, जिनने कमा के रखा हुआ है, उनके साथ ये स्थितियाँ यहाँ पर घटित होती हैं। तो ऐसे समय में जो धन की वैल्यू होती है वो आपके प्रारब्ध को बताती है कि आपने के अकाउंट में कुदरत ने इतना पैसा दिया, प्रारब्ध से आपने बढ़ाया तो अगले जन्म में और मिल जाएगा। आपने प्रारब्ध में उसको डंप करके पटक गए, 1000 करोड़ लिए इकट्ठे करके मर गए, तो अगले जन्म में आपको पैसे कट जाएंगे। वही प्रारब्ध, भाग्य, कर्म फिर वहाँ आपका काम करेगा कि आप फिर अच्छी स्थिति में पैदा हो रहे हैं, फिर आप उसका कुछ उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये अगले जन्म में आप जिस व्यक्ति को पैसे देते हैं वही व्यक्ति पैसे खा जाता है, जिसके लिए हेल्प करते हैं वही नहीं करता। महीने महीने भर लोग नौकरी कर लेते हैं, उनको तनख्वाह ही नहीं मिलती। ये वो पुराना वाला है कि हमने जिस व्यक्ति का खाया है वो अब हमें भुगतना पड़ेगा। तो इन तीनों का संबंध वहाँ भी आता है। तो इस प्रकार से यदि हम इन तीनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन बिठाते रहेंगे तो हमें प्रारब्ध,
भाग्य और कर्म तीनों का संबंध समझ में आता रहेगा। अब आगे फिर कभी नए विषय के साथ अलग अलग मैं इनकी चर्चा करूँगा, कर्म की, प्रारब्ध की और भाग्य की। भाग्य कैसे बनता है, प्रारब्ध कैसे बनता है, कर्म कैसे बनता है, कर्म यदि नहीं कर रहे हैं तो उसमें कैसे सुधार करना चाहिए, प्रारब्ध यदि अकाउंट में पैसा है आपसे नहीं निकल रहा है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, और भाग्य साथ दे रहा है तो उसको कैसे और कैश कराना चाहिए, कैसे और मेहनत करके भाग्य को बढ़ाना चाहिए। इनकी मैं समय मिलेगा तो फिर आपसे मैं चर्चा करूँगा। तो मित्रों आज तो क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाता है कई चीज़ों को लेकर, तो आज इतना ही। फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। आगे क्या जानना चाहते हैं ये भी आप हमें उपलब्ध कराएं, जो हम आपको फिर आगे उससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। नमस्कार।